Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करेंगे आज. यूजुअली इसको पावर हाउस का नाम भी दिया जाता है. पावर हाउस इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये बॉडी में सेल्स के अंदर पावर जनरेट करता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसलिए जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. इसके शेप के लिहाज से अगर हम बात करें तो शेप इसका जो है शेप इसका दो तरह का नज़र आता है, लाइट माइक्रोस्कोप और उस पर अलग अलग. अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप ले लें, इसी तरह इलेक्ट्रॉन microscope, whenever they are seen under light microscope, they are seen to be filamentous. तो ये फिलामेंटस नजर आते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी किया जाए तो फिर ये दे यूजुअली सीम टू बी रॉड शेप्ड और ओवल इन शेप के लिहाज से फिर रॉड शेप या ओवल इन शेप ये नजर आते हैं. इसी तरह अगर इनके साइज की बात करें, रिगार्डिंग साइज दो चीजें अगेन होती है, लेंथ एंड डायमीटर. तो लेंथ के लिहाज से यूजुअली दे आर 2 to 5 micrometer long. डायमीटर के लिहाज से दे आर अबाउट 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ये इनके साइज की बात होगी. अच्छा, इसके नंबर की बात अगर हम कर ले तो डिपेंड करता है कि किस किस्म के सेल्स में ये पाए जाते हैं. नंबर के लिहाज से ये सिंगल भी पाए जाते हैं, बाद सेल्स में एक होता है और बाद सेल्स में बहुत सारे सेवरल हंड्रेड्स तक ये होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. यानी फर्ज किया अगर हम मसल सेल्स ले लें तो मसल सेल बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, एनर्जी इनको बहुत ज्यादा दरकार होती है, रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इनमें होता है, इसी वजह से इनमें जो है बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं. तो ये डिपेंड करता है नंबर के लिहाज से कि ये कौन से सेल्स में मौजूद हैं. ये सिंगल भी हो सकते हैं और सिंगल से ज्यादा भी हो सकते हैं. मैंने कहा कि सेवरल हंड्रेड्स तक इनकी तादाद जो है वो हो सकती है. ये जनरल इसके डाइवर्सिटी के बारे में. स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. मेम्ब्रेन बाउंडेड का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अकरेंस की बात होगी तो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते. सो दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, मींस दे आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, fungi, protista, etc. But they are not found in the members of kingdom Monera or prokaryote. Prokaryotes में ये मौजूद नहीं होते. तो मैंने कहा कि they are what? Double membrane bounded organelles. The outer membrane, this one is the outer membrane. The outer membrane is usually what? That is smooth. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. ठीक है. और इस आउटर मेम्ब्रेन में कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज पोरिन्स. प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं. पोरिन्स का काम क्या है? दे हेल्प इन द पैसेज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स. कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पैसेज में ये पोरिन्स जो है ये हेल्प करते हैं. इसके अलावा ये आउटर मेम्ब्रेन की बात होगी. इसके अलावा एक और मेम्ब्रेन होता है इनर टू दिस वन, दैट इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन. दिस इज द inner membrane.
इनर मेम्ब्रेन अगर आप देख लें तो ये स्मूथ नहीं है, ये अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड हो चुका है, इनफोल्डेड। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड, मींस इनफोल्डेड। ये क्या है? ये इनफोल्डेड है, इनफोल्डेड। अगर आप देख लें तो ये वो इनफोल्डिंग्स है, ये देखें ना, ये दीज आर दोज इनफोल्डिंग्स इन द इनर मेम्ब्रेन्स। ये वो इनफोल्डिंग्स हैं। इनर मेम्ब्रेन याद रख लें, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स इससे पास हो सकते हैं और कुछ जो है वो पास नहीं हो सकते। अब ये जो इनफोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन के, दीज इनफोल्डिंग्स आर यूजुअली कॉल्ड एज क्रेस्टी। प्लूरल क्रेस्टी है, इसका सिंगुलर है क्रेस्टा। तो क्रेस्टी ये इनफोल्डिंग्स है, इन इनफोल्डिंग्स को क्रेस्टी का नाम दिया जाता है। अब इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान अगर आप देख लें तो एक स्पेस रह जाता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। याद रहे, दोनों मेम्ब्रेन जो है, चाहे आउटर मेम्ब्रेन हो या इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों जो है लिपिड, बाइलेयर और उसी तरह प्रोटीन्स यानी लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। इनमें लिपिड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एंड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मैट्रिक्स क्या है? दिस इज अ जेली लाइक फ्लूइड फिल्ड स्पेस। इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है दैट, जिसका कंपोजिशन अगर हम देख लें तो कंपोजिशन के लिहाज से इसमें क्या है? वाटर है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद है, इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम के अलावा और प्रोटीन्स भी जो इनको दरकार होते हैं। और इसके अलावा दे कंटेन्स डीएनए प्लस ऑल काइंड्स ऑफ आरएनएस, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं इनमें, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स हम कहते हैं कि राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसके अंदर भी अपने राइबोसोम्स हैं। तो ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक साइज क्या होते हैं? 70s होते हैं। दे आर 70s। हमने राइबोसोम टॉपिक में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं। तो ये भी 70s होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो इस कंपोजिशन से पता चलता है कि ये सेल्फ मेंटेन है, किसी हद तक सेल्फ मेंटेन है। इनको जो चीजें चाहिए खुद ही अपने अंदर जो है ना, इसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह डीएनए आरएनए को इस्तेमाल करके और राइबोसोम्स को इस्तेमाल करके क्या करते हैं? खुद ही अपने कुछ प्रोडक्ट्स और प्रोटीन बनाते हैं, यानी अपने लिए खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने डीएनए आरएनए खुद बनाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स। किसी टाइम इस एवोल्यूशन में कहा जाता है कि दे ओवर सेपरेट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वक्त के साथ साथ ये क्या है कि एंडोसिम्बियासिस के जरिए सेल के अंदर रहने लगे। एंडोसिम्बियासिस सिम्बियासिस का एक टाइप है, एक एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और इकट्ठे रहते हैं। तो ये एंडोसिम्बियासिस के तौर पे सेल्स के अंदर रहने लगे और आखिरकार क्या है कि ये उसी सेल का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो किसी टाइम कहते हैं कि ये और इस तरह क्लोरोप्लास्ट ये अलग जो है ऑर्गेनिल्स थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिल्स, जो कि फिर सेल का हिस्सा बन गए। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपना डीएनए है, इसमें आरएनए है, राइबोसोम्स है 70s, और इस तरह अपने प्रोटीन्स खुद तैयार करते हैं। फर्दर अगर आप देख लें तो इन्हीं इनफोल्डिंग्स पे, इनर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं। दीज पार्टिकल्स ये ऐसे पार्टिकल्स जिनके साथ स्टॉक है, इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज स्टॉक पार्टिकल्स, या आर दे में आल्सो बी कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स, या इनको F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। एंड बेसिकली दिस इज द F1 पार्टिकल, जो कि क्या करते हैं, ये यूजुअली कहा जाता है कि एटीपी सिंथेस के तौर पे रोल प्ले करते हैं, एटीपी सिंथेस के तौर पर। एंड दे हेल्प इन द एटीपी सिंथेसिस, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उनमें मेन रोल जो है वो F1 पार्टिकल्स का वो होता है।
तो ये इसके स्ट्रक्चर और इसी तरह शेप, साइज, ये चीजें होंगी। आखिर में इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस के लिहाज से इट इज अ साइट फॉर अ लॉट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। इसके उसमें जो इसका मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स कंटेन अ लॉट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम ये वो करता है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होते हैं। इसके लिए अलावा वाटर है, तो वाटर मीडियम ये प्रोवाइड करता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। another one is protein synthesis for their own needs। मैंने यहाँ कहा कि इसके अंदर अपना राइबोसोम्स डीएनए और आरएनए है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और अपने ये खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनको जो भी प्रोटीन्स दरकार हो वो प्रोटीन्स इसके मैट्रिक्स में मौजूद एंजाइम्स के जरिए और आरएनए राइबोसोम्स के जरिए वो प्रोटीन्स खुद ही तैयार किए जाते हैं। तो एक तो ये है कि बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इनमें होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनको चाहिए, अगर कोई प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी इनमें इनके अंदर होता है। इसके अलावा दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन ये रिस्पायरेशन का वो टाइप है जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे स्टेप्स होते हैं और आखिर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके एनर्जी निकालना ये सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। एंड दैट इज यूजुअली डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए परफॉर्म किए जाते हैं। और जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन होगा तो उसके रिजल्ट में ये F1 पार्टिकल्स आखिर में क्या करेंगे, दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये एनर्जी उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से निकाल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जो है क्या करते हैं, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार कराते हैं। तो चूंकि एटीपी क्या है, दैट इज एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी तैयार करने में ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि दे आर known as powerhouses of the cell। they are known as powerhouses of the cell। ये सेल के पावर हाउसेज हैं। और इसके अलावा मैट्रिक्स में कुछ ऐसे स्पेशल एंजाइम्स और वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाते हैं और इस तरह आखिर में एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।